नमस्कार दोस्तों। आखिरकार हमारी कहानियों का सिलसिला आज शुरू होने जा रहा है और मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो नीलेश मिश्रा की प्रस्तुति है और अनुलता राज नायर द्वारा लिखित बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी वो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। जैसे भाषा की शुरुआत हमारी क से शुरू होती है, इसी तरह हमारी कहानियों का ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उसकी शुरुआत भी पहली कहानी जिसका नाम है क से कबीरा। तो हमारे इस सिलसिले को शुरू करते हुए मैं कहानी आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रेशम, ये नाम सही रहेगा। मेरी हथेलियों के बीच सरकता फिसलता, कहीं उंगलियों में जा अटकता रंगीन धागा, नाजुक सा, जिसे मैं अपनी मर्जी से एक नई खूबसूरत शक्ल दे सकूं। मुझे अपनी सोच पर हंसी आ गई। कितना भी पक्का आशिक हो जा, जुलाहा तो बात करेगा धागों की, रेशम की, जैसे शायद सुनार गहनों की और रंगरेज रंगों की। और मैंने उसे वाकई रेशम नाम दे दिया था। वो मेरे इश्क के ख्याली पुलाव पकाने के दिन थे और उन्हीं दिनों वो यानी नाहिद मेरी पलकों पर ख्वाब बनकर अटक गई थी। मैं बनारस की तंग गलियों में साइकिल दौड़ाती, दो चोटियां कसे स्कूल जाती उस लड़की पर मर मिटा था। उसकी चांदी की महीन पायल का घुंघरू बन जाना चाहता था, रहना चाहता था उसके एकदम करीब, रुनझुन सा बजते संगीत जैसा, या उसके लहराते दुपट्टे में टका कोई सलमा सितारा बनना चाहता था, या उसके लंबे बालों से आती मोगरे की खुशबू। यार दोस्तों से पता चला कि नाहिद 12वीं में पढ़ती है और आगे कॉलेज भी करना चाहती है। इश्क बिना यार दोस्तों के कहाँ मुकम्मल हुआ है। मुझे भी गली का दे जाता था। अरे नौशाद, तू यहाँ क्या खटर पटर में लगा है? वहां नाहिद गंगा घाट की सीढ़ियों पर छोटे बच्चों को 2 का पहाड़ा रटा रही है। 10 मिनट में मैं भी साइकिल दौड़ाता हुआ घाट पर पहुंच जाता। 1 कम 2, 2 दूनी 4। उफ, ये प्यार का बुखार। जिस रोज नाहिद मेरी तरफ मुस्कुराई थी देखकर, उस रोज दिल किया बगल में बहती गंगा में कूद जाऊं या बहते समंदर में जा मिलूं। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया था। वो अचकचा गई थी। बच्चे खी खी करके हंसने लगे थे। उन फटे गालों वाले बच्चों को मैंने हुड़क कर भगा दिया था और वहीं सीढ़ी पर उसके सामने बैठ गया था, घुटनों पर। उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से पूछा था, कौन गली रहते हैं? मेरे कानों में उसके शब्द बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जैसे गूंज गए थे। दिल किया अपनी खरखराती आवाज में ही सही पर गा दूं वो गाना कि तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। पर मैं इतना बेवकूफ भी नहीं था कि पहली मुलाकात को ऐसी अहम गाना बात करके आखिरी बना दूं। मैंने आवाज में अदब खोलते हुए कहा, देलू शाह की गली, हमारा पुश्तैनी घर है, वहां हम बनारसी साड़ियां बुनते हैं। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर शरारत से बोली, तो फिर बुनलाओ ना एक बनारसी साड़ी हमारे लिए। उसका इतना कहना था और मेरा दिल उछाल मारकर रेशम के मुलायम ढेर पर जा गिरा था। मैं कुछ कहता उसके पहले ही वो दौड़ती हुई घाट की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। मैं पीछे से जोर से चिल्लाया था, वादा, पक्का वादा। 4 साल हो गए, वो वादा आज भी अधूरा है। शादी की एक और सालगिरह निकल गई। मोगरे का मोटा गजरा और मीठे पत्ते का बनारसी पान, बस इतना ही तोहफा दे पाया मैं अपनी बीवी को।
हाय क्या मीठा पान है, तुम ना एक साथ 2-4 गिलोरियां ले आया करो, एक में तो हमारा जी नहीं भरता। रसीले पान को गटकते हुए नाहिद बोली तो मुझे हंसी आ गई। मैंने उसके बालों में गजरा लपेटते हुए कहा, मास्टरनी जी, पान पेट भरने के लिए कौन खाता है? हम खाते हैं, और कौन? सोचो कि हम महारानी है बनारस की, जो चांदी के वर्क में लिपटे पान के शौकीन हैं। कहते हुए नाहिद ने पास ही रखी एक बनारसी साड़ी उठाकर अपने सर पर ओढ़ ली। वो साड़ी जो मैंने पिछली रात ही पूरी की थी और आज उसे एजेंट को देने जाना था, ताकि उन पैसों से घर का राशन पानी भर सकूं। चटक गुलाबी साड़ी में लिपटी नाहिद कितनी खूबसूरत लग रही थी। मेरी आंखें उसके नूरानी चेहरे पर अटक गईं। उस चेहरे में मुझे वही स्कूल जाने वाली खिलंदड़ी खुश मिजाज लड़की नजर आई जिसने मुझसे कभी बनारसी साड़ी की मांग की थी। नाहिद की आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। वह वाकई किसी रानी महारानी से कम नहीं लग रही थी। काश कि ये साड़ी वो यूं ही लपेटे रहती, काश कि ये साड़ी मैं उसे दे पाता। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस पहली बार हुई बातचीत में जो वो कहकर गई थी, मेरे जहन में वो अब तक अटका हुआ था। तो फिर बुलाओ ना एक बनारसी साड़ी हमारे लिए। उस रोज मैं साइकिल दौड़ाता हुआ सीधे घर आया था। एक कमरे में 2-2 करघे लगे थे, जिन पर दिन रात बाबूजी और कुछ कारीगर काम किया करते थे। मैंने सबसे पहले कमरे का मुआयना किया और चुपके से ढेर में से एक दुपट्टा उठा लिया था। नाहिद का तोहफा मेरे हाथ में था, बस अब इसे किसी तरह उसे देने की हिम्मत जुटानी थी। वो बीते दिन मेरी आंखों के सामने किसी तारों भरी शाम की तरह झिलमिल करने लगा। क्या सोचने लगी? मुझे चुप देखकर नाहिद ने साड़ी वहीं करघे पर लटका दी और मुझसे सट कर बैठ गई। मोगरे की फूल और गुलकंद की मिली जुली खुशबू मैंने अपने भीतर भर ली। सोच रहा था पता नहीं कब तुम्हारे लिए एक बनारसी साड़ी बुन सकूंगा। मैंने उसके कंधों के आसपास अपनी बाहें कसते हुए कहा, इतनी मेहनत से एक एक धागा जोड़कर बुनता हूँ, दिन रात आंखें फोड़ता हूँ, फिर उसे बाजार में बेच आता हूँ। कितना अच्छा हो कि अपना बुना तुम्हें पहना सकूं। नाहिद मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, तुम इतना क्यों सोचते हो? वो पुरानी बात है, भूल जाओ। मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया था। शुक्र करो उस दिन ताजमहल नहीं मांग लिया तुमसे। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे भीतर उसके लिए बनारसी साड़ी बुनने की इच्छा और जोर मारने लगी। उस पर और ज्यादा प्यार आया। 30 बरस पहले इस लड़की के लिए मैंने अपने बाबूजी का बनाया बनारसी दुपट्टा चुराया था। साड़ी नहीं चुरा सकता था, इसलिए दुपट्टे पर समझौता कर लिया था। अपनी शर्ट के अंदर उस मुलायम गुदगुदाते कपड़े को छिपाए मैं फर्राटे से साइकिल दौड़ाता गंगा घाट पहुंच गया था। वहां एक और सीढ़ियों पर खड़ी नाहिद रोज की तरह सामने बैठे 8-10 बच्चों को पढ़ा रही थी। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से कमला। मैं चुपके से उसके पीछे पहुंच गया था और फुसफुसाते हुए उसके कान में कहा था, न से नौशाद। सामने बैठे बच्चे मुंह दबाए हंसने लगे थे। वह चौंक कर पलटी तो मैंने झट से शर्ट का एक बटन खोला और वहां छिपे दुपट्टे का एक सिरा पकड़कर बाहर खींचा और उसके नाजुक हाथों में पकड़ा दिया। इतने दुपट्टे को अपने गाल पर रगड़ते हुए पूछा। पता नहीं वो हैरान क्यों हुई थी। क्या इसलिए कि दुपट्टा इतना खूबसूरत था या इसलिए कि मैंने उसे बनाया था? मैं कुछ कहता उसके पहले ही उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। बताओ ना, ये कौन सा काम है? जंगला या जामदानी? और ये रेशम है या कपास? कितना मुलायम है ये।
और ये भी बताओ कि वक्त कितना लगा था इसे बनाने में? पूरे 7 दिन, है ना? मैं उसे देखता रहा। दिल चाह रहा था जो भी मन में आए कह दूं, पर कह नहीं पाया। मैंने झिझकते हुए कहा, ये मैंने नहीं बनाया, बाबूजी ने बनाया है। मैं अभी बस सीख रहा हूं। नाहिद ने धीरे से दुपट्टा मेरी गर्दन पर लपेट दिया और चल दी। नहीं, वो नाराज नहीं थी। उसे गुस्सा कभी आता ही नहीं था, तब भी नहीं आया था। जरा दूर जाकर पलट कर बोली, मैं तो साड़ी ही लूंगी, वो भी तुम्हारे हाथ की बुनी। मैंने गर्दन झुका ली, दुपट्टा तह करके वापस रख लिया। मैंने घर लौटकर उस दिन पहली बार ध्यान से बाबूजी को साड़ी बुनते देखा। पहली बार मुझे उस ठक ठक की आवाज में सचमुच संगीत सुनाई दिया था। मैं पूरा दिन उनके साथ बैठा ये समझता रहा कि एक बुनकर के लिए धागे से लेकर कपड़ा बनने तक का सफर किसी इबादत से कम नहीं होता। 5 वक्त की नमाज जैसा सुख है एक सुंदर बनारसी साड़ी का बनना। बाबूजी ने गला खखारते हुए जब कहा तो मुझे नाहिद की सूरत याद आ गई। 5 वक्त की नमाज का सुख मेरे लिए तो वही थी। हर एक साड़ी बनाने और फिर उसे बेच देने के बाद मेरी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि नाहिद को तोहफा देने की तारीख और पीछे सरक जाती। मैं दिन भर कोई 8 घंटे करघे पर काम करता था। रात को रोशनी कम रहती, जोर आंखों पर पड़ता और तब रेशम के ताने बाने पर मेरे लिए बारीक काम उकेरना मुश्किल हो जाता। तब उस समय मैं तरह तरह के डिज़ाइन कागज़ पर बनाता रहता। मेरे बनाए बेल बूटे और नक्काशीदार जाल का काम देखकर नाहिद उछल पड़ती और मेरी उंगलियां चूम लेती। वो मुझे दिलासा देती, एक दिन देखना तुम्हारे बनाए डिज़ाइन वाली साड़ी की ऐसी कीमत मिलेगी, फिर तुम्हें 2-4 महीने काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो जाता और उसकी बात पर यकीन कर लेता, पर मन ही मन दुआ पड़ता कि ऐसा ही हो, ताकि मैं उन महीनों में अपनी नाहिद के लिए एक अदद साड़ी बना पाऊं। कौन सा रंग तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, बताओ तो? ख्वाब में डूबे हुए ही मैंने एक दिन उससे पूछा था। चटक गुलाबी रंग। नहीं, सुआपंखी या शायद फिरोसी, मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना, कौन सा रंग मुझ पर अच्छा दिखेगा? उसने मुझसे लिपटते हुए पूछा। कोई भी, हर रंग। मैं आंखें मूंद कर उसे अलग अलग रंगों की साड़ी लपेटे तस्वुर करने लगा। चमकदार कम ख्वाब वाली साड़ी या बारीक तंचोई या अवधी जामदानी। बताओ ना कौन सा रंग? वो मेरे सीने में अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। मैंने खुद को उससे अलग किया और पास पड़े रेशम के गुच्छे को सुलझाने लगा। क्या रंग, क्या डिज़ाइन, पता नहीं तेरा ये अरमान कब पूरा कर पाऊंगा। कहते हुए मेरा गला भर्रा गया, लगा टूट जाऊंगा, रो पड़ूंगा। नाहिद ने मेरे हाथ से धागा लेकर दूर रख दिया और अपनी महीन सी आवाज में कबीर का दोहा गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम्हारे जैसे किसी जुलाहे ने कहा है। वो हंसती और बोली, अरे मियाँ, तुम नौशाद हो कि क्या हो? खुश रहने की जगह उदासियां ओढ़े फिरते हो। सही समय आने पर सब हो जाता है, सब्र रखो। ऐसे ही नाहिद मुझे तब भी समझाया करती थी जब उसके अब्बा ने हमारी शादी के लिए साफ मना कर दिया था। वो बना कर मेरे सामने ही बोले थे, 6 घंटे में 4 इंच कपड़ा बनाने वाला बुनकर मेरी बेटी को कहाँ से खुश रख पाएगा?
क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा और क्या ही ओढ़ाएगा। उस वक्त मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था। दिल किया था कह दूं, जनाब वो 4 इंच प्योर रेशम और खालिस चांदी के तार से बने होते हैं, उनकी कीमत कम ना की। लेकिन कहा नहीं, चुप रहा। शायद सच मैं भी जानता था। उस शाम गंगा घाट में बैठे हुए नाहिद मुझे समझाती रही थी, मेरी परीक्षा हो जाने दो, फिर भी अब्बा ना माने तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेंगे। बस तुम ना ऐसे मुंह मत लटकाया करो, पावरलूम की किसी पॉलिस्टर साड़ी की तरह सूरत लगने लगती है तुम्हारी। मैं उसकी बात पर कितनी देर तक हंसता रहा था। उसकी नर्म हथेलियां अपनी खुरदरी हथेली में कस ली थी। मैं भी तो चाहता हूं कि ऐसा कुछ करूं कि तू खुश रहे, एकदम खुश, सच्ची वाली खुश। और तेरी सूरत हैंडलूम की प्योर रेशम साड़ी जैसी लगे, गुलाब की बूटियों वाली। उस शाम गंगा के पानी ने सुनी होगी मेरी बात। दूर आसमान में डूबते सूरज ने भी जरूर ध्यान दिया होगा और घरों को लौटते पंछी भी गवाह बने होंगे मेरे वादे के। पर ये नाहिद, ये जाने कौन सी मिट्टी की बनी थी जो मेरा कहा हवा में उड़ा देती थी। कभी मेरा वादा याद नहीं दिलाती, कभी किसी बात का तगादा नहीं किया, शिकायत नहीं, और यही बात मुझे और ज्यादा बेचैन करती। शायद अगर वो झगड़ा करती, उलाहने देती मुझे, तो मैं ज्यादा सुखी रहता, मगर नहीं। वो तो सब्र सुकून वाली थी, पक्की भक्त थी कबीर की। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। वो दिन भर कॉलेज की परीक्षा के लिए पढ़ाई करती या फिर मेरी खट पर सुनती रहती। कभी पास बैठी सवाल करती, नौशाद ये बताओ सुनहरे तार क्या सचमुच सोने के होते हैं? और मैं उसे तसल्ली से समझाता, तार चांदी के या तांबे के होते हैं, सोने का अब सिर्फ पानी चढ़ता है। पहले हुआ करते थे शुद्ध सोने के तार, राजा महाराजाओं के जमाने में। वो अपने इतिहास के किताब के पन्ने पलटने लगती और मैं मगन हो जाता अपनी बुनाई में। होली, ईद, दिवाली सब एक एक करके निकलते जा रहे थे और मैं नाहिद के लिए साड़ी बुनने का समय ही नहीं निकाल पा रहा था। बेचैन होकर मैं देर रात तक नक्शबंदों पर काम करता, कुछ अलग सा, कुछ जादुई बनाने की जुगत में जुट जाता। एक साड़ी तक पहुंचने में कितनी तो सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। रेशम जुटाना, रंगरेज के पास जाकर उसकी रंगाई, डिज़ाइन बनाना, फिर पंचिंग कार्ड बनाना जिनमें ये डिज़ाइन पोशीदा रहते, फिर उसे जैकवार्ड पर चढ़ाना और फिर करघे पर ताना बाना बुनना। इतनी चिंता क्यों करते हो नौशाद? नाहिद ने यूं ही अचानक एक रोज पूछ लिया तो मैं आचकचा गया। नहीं तो काहे की चिंता? अरे हाँ, मैं सोच रहा था कब से तुम्हें लस्सी नहीं पिलाई, आज चलते हैं। मैं अपने अंदर की उलझन उस पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। नहीं कहना चाहता था कि मुझे अब लगने लगा है कि करघे पर साड़ी बनाकर मैं उसको एक अच्छी जिंदगी तो क्या एक अच्छी साड़ी तक नहीं दे सकता। मैं नहीं कहना चाहता था कि मुझे इस पुश्तैनी काम को छोड़कर कुछ और करना है। तुम एजेंट से बेहतर दाम देने को क्यों नहीं कहते? इतनी मेहनत करते हो, सब जानते हो। वो भी जानता है कि महीनों दिन रात एक करके 6 मीटर की कताई होती है और तब तुम जाकर इतनी सुंदर साड़ियां बनाते हो। नाहिद मुझे तसल्ली दे रही थी और मैं किसी अनोखे डिज़ाइन की कल्पना में डूबा था। एक ऐसा डिज़ाइन जो बस मुझे दुगने तिगने दाम दिला दे। रसोई से चाय की महक बाहर आ रही थी और साथ में नाहिद के गुनगुनाने की आवाज़ भी। मैंने अलसा कर सिरहाने रखे डिज़ाइन पर नज़र डाली। रात भर जाकर कच्ची पक्की सी तैयार की थी।
इतने दिनों से सीले पड़े मन में जैसे धूप पड़ गई। इसको उतारूंगा साड़ी में, चौगुने दाम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं बुदबुदाया, क्या मिलेंगे? कौन मिलेंगे? काहे बड़बड़ा रहा है मेरा कबीरा? नाहिद भाप उठती प्यालियां लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। चाय की चुस्की लेते हुए उसकी नजर मेरी कॉपी पर पड़ी और वहीं अटकी रह गई। ये किसने बनाया? तुमने? कब? उसका गला रुंधने लगा। वो पेंसिल से खींची महीन लाइनों पर अपनी उंगलियां फिराने लगी और धीरे से बोली, ये गंगा घाट बनाया है तुमने? ये सीढ़ियां, फूल मालाएं, पीछे पुरानी इमारतें, मस्जिद, मंदिर, आसमान में उड़ती पतंगे और सीढ़ियों पर पड़ते बच्चे। और नाहिद ने मेरे हाथ को अपने गालों से टिका लिया। वो हौले हौले सिसकने लगी। मेरी उंगलियां भीग गई थी। ये सब क्या बुना जा सकेगा? इतना महीन काम? मैं कोशिश करूंगा। ऐसी नायाब साड़ी बनाऊंगा जिसके इतने अच्छे दाम मिल जाएं कि 4 महीने बाजार के लिए काम न करना पड़े। कहते हुए मेरी आवाज डगमगा गई। आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे थे। मैं सारा दिन आग गड़ाए करघे पर बैठा रहता। इतने सारे रंग, इतने धागे, इतना बारीक डिजाइन की जरा भी ध्यान हटता तो गड़बड़ हो जाती। ना ही सारा दिन मेरे आसपास बेचैन टहलती रही। क्यों कर रहे हो इतना मुश्किल काम? अच्छा भला चल रहा है सब। खुद को जैसे कठिन इम्तिहान में बैठा लिया हो। वो उदास होकर कहती। मुझे उसकी पेशानी पर पड़ी सिलवटें देखकर हंसी आ जाती। मास्टरनी जी, आप अपनी बीएड की तैयारी करिए, घाट हो आइए, बच्चे इंतजार करते होंगे, सिखाइए उन्हें क से कबीरा। मैं उसे जाने को कह देता और फिर दुआ करता कि वो ना जाए, ठहरी रहे यहीं मेरे आसपास। आखिर महीनों की मेहनत के बाद साड़ी बनकर तैयार हो गई। बात बात पर हंसने वाली नाहिद उसे देखकर रो पड़ी थी। हौले से बोली, जैसे धागे से कोई नस्म लिखी हो शायर ने। जैसी मैंने उम्मीद की थी, मुझे उस साड़ी की मनचाही कीमत मिली। एजेंट उसे देखकर बावरा हो गया था। मुझे अगले कई महीनों के एडवांस देने को तैयार था। मेरी साड़ी को विदेश भेजने की बातें कर रहा था और मैं तो मुट्ठी में पैसे दबाए बनारस की संकरी गलियों में मस्त मौला सा दौड़ता चला जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने सारे पैसे नाहिद के हाथ में धर दिए। अब थोड़े दिन आराम करना, उंगलियां छील ली हैं, आंखों के डोरे लाल हुए जा रहे हैं। वह फिक्र जताकर बोली। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। मैंने पास रखी रेशम की लच्छी उठाकर उसके गले में डाल दी। अभी आराम नहीं, करघे पर एक चटख रंग का रेशम चढ़ाना है। एक साड़ी बुननी है जिसमें सुनहरा काम होगा। नाहिद ने अनजान बनकर पूछा, अच्छा, किसके लिए? मैंने रेशम की लच्छी उसके गले से उतार ली। है एक फकीरन उसके लिए। नाहिद मुस्कुराते हुए चाय बनाने चल दी। रसोई से उसकी आवाज आ रही थी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो दोस्तों, ये थी कहानी क से कबीरा। और मुझे उम्मीद है कि इतनी खूबसूरत प्यार से भरी हुई इस कहानी को सुनकर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए और मैं आपके लिए एक से एक खूबसूरत कहानियाँ लाती रहूँगी। फ़िलहाल हम नीलेश मिश्रा जी के द्वारा रचित कहानियाँ, नीलेश मिश्रा जी की प्रस्तुति जो भी होंगी कहानियों की, उनके अलग अलग संग्रह से हम कहानियाँ लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए, आप शेयर कीजिए,
फॉलो तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते रहिए कहानियाँ। एक कहानी मेरी ज़ुबानी। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।